गुड मॉर्निंग ऑफ ऑल। आज हम लोग शुरू करते हैं बैक्टीरिया से कुछ होने वाला रोग। और बैक्टीरिया से कुछ होने वाला रोग वह जो है, बैक्टीरिया से आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि कौन कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब आइए, ये 7 नंबर का जो है, यह 7 नंबर का रोग ले रहे हैं, कोलरा। इससे पहले जो हम आपको बताए थे वह बताए थे टीबी के बारे में। 6 नंबर का जो रोग था वह था टीबी के बारे में। हम आपको बताए हुए हैं टीबी के बारे में। टीबी के बारे में यह आपको एक टीका के बारे में हम बताए थे, बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका लिया जाता है टीबी में। तो ये जो याद रखिएगा कौन सा टीका किस में लिया जाता है, क्योंकि ये सब आपको याद रखना है। अब आप आइए, बीसीजी का जो टीका लिया जाता है, इस बीसीजी के टीका में इसका फुल फॉर्म भी हम कल बताए, इससे पहले बताए हुए हैं। बेसिलस कालमेटी यूरिन, ये आपको हम इससे पहले की क्लास में हम आपको बताए हुए हैं कि यह बीसीजी का टीका लिया जाता है टीबी के लिए। बच्चों को दिया जाता है बीसीजी का, जन्म के बाद ही बीसीजी का टीका भी दिया जाता है और 3 डोज लेना पड़ता है इसका। अब आए हम लोग कोलरा के बारे में। आप लोग हमारी वीडियो को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। आइए, कोलरा के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। कोलरा का मतलब होता है, इसको कहते हैं हाइजा, और देहाती भाषा में इसको और यदि देखा जाए तो इसको कहते हैं फौती। पहले एक ज़माना था जब कोलरा होता था, पहले हाइजा होता था, तो कि जिस गांव में यह हाइजा होता था उस गांव के लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। और ये हाइजा छुआछूत बीमारी की तरफ काम करता था। लगता था कि यह हर एक घर में यह हो जाएगा, ऐसा था। हम लोग बचपन में थे तो ऐसा देखते थे हाइजा बीमारी के बारे में। हाइजा में कई पेशेंट का मौत भी हो चुका है, देखे भी हैं। ये हाइजा रोग जो है यह होता कैसे है, फौती रोग जिसको कहते हैं, यह होता कैसे है, इसकी बात करें। वीब्रियो कोलरी बैक्टीरिया कॉमा सेप्ट बैक्टीरिया होता है। वीब्रियो कोलरी बैक्टीरिया कॉमा सेप्ट बैक्टीरिया होता है। आप इसको देखेंगे वीब्रियो कोलरी बैक्टीरिया का, तो आपको कुछ इस प्रकार से इसका फिगर नजर आएगा, ये ऐसे, और यही बैक्टीरिया इस प्रकार का कॉमा सेप्ट बैक्टीरिया के रूप में रहता है, वीब्रियो कोलरी बैक्टीरिया। ये रहता कहाँ है यह बैक्टीरिया? ये रहता है कंटामिनेटेड, गंदे पानी में और भोजन पर, गंदे पानी और भोजन पर यह बैक्टीरिया पाया जाता है। और ये बैक्टीरिया जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं हम पहले अभी, इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है, इन्फेक्टेड पर्सन के वॉमिटिंग करने से, टॉयलेट करने से, वहाँ से यह डायरेक्ट बैक्टीरिया, वॉमिटिंग जहाँ होता है वहाँ से यह बैक्टीरिया डायरेक्ट प्रवेश करता है कहाँ? हेल्दी पर्सन में। तो ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, फ्यू आवर्स टू 2 to 3 days, कुछ घंटे से लेकर के 2 से 3 आवर्स का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। और ये इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड है क्या, इसके बारे में हम आपको पहले भी जानकारी दे चुके हैं। अब ये कोलरा की बात करें। ये कोलरा जो है, इसका खोज करने वाले साहब थे रॉबर्ट कोच। और रॉबर्ट कोच को आप लोग पहले भी हम एक बार बताए हुए हैं। रॉबर्ट कोच, ये साहब रॉबर्ट कोच कोलरा बैक्टीरिया का खोज किए हुए थे, हाइजा के बारे में खोज किए हुए थे। अब ये रॉबर्ट कोच जो हैं, जब कोलरा बैक्टीरिया के बारे में खोज किए थे, एंथ्रेक्स वायरस के बारे में भी रॉबर्ट कोच साहब को ही जाता है श्रेय, इन्होंने ही एंथ्रेक्स वायरस के बारे में भी खोज किए थे। अब कोलरा जो होता है, इसका लक्षण क्या होता है, लक्षण इसका कोलरा का लक्षण क्या होता है? तो जब हाइजा होता है तो इसमें सबसे पहले यह फ्रीक्वेंटली स्टूल होता है, मतलब काफ़ी तेजी से स्टूल होता है, फ्रीक्वेंटली स्टूल, उसमें पानी की मात्रा सबसे अधिक रहती है। बाहर देखिएगा, वो टॉयलेट जो होता है चावल के माड़ की तरह होता है, टॉयलेट जो होता है चावल के माड़ की तरह फ्रीक्वेंटली काफ़ी तेजी से होता है। वॉमिटिंग होता है, मतलब इसको हम लोग दस्त बोलते हैं कि पेट भी चलता है और दस्त भी हो रहा है, मतलब ये लगातार होते जाता है और वॉमिटिंग होती रहती है। तो ये रिपीटेडली वॉमिटिंग होती है, जिसके कारण पेशेंट में वाटर की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। और वाटर की मात्रा जैसे ही पेशेंट में काफ़ी कम होती है तो वह इनएक्टिव हो जाता है पेशेंट, और यदि वाटर की मात्रा लगातार कम होती चली गई तो पेशेंट की मौत भी हो सकती है। लेकिन ये क्यूरिकेबल डिजीज है, अब ये नहीं रहा, अब ये क्यूरिकेबल डिजीज हो गया। और ये कोलरा जो है,
डिहाइड्रेशन हो जाता है, स्टूल के साथ सबसे ज़्यादा पानी निकलने का काम करता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी कोलरा हो जाता है उस समय के लिए जब पानी की कमी शरीर में काफ़ी मात्रा में हो जाती है। अब भाई इसकी प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं, हाइजा के प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं? तो हाइजा के प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले तो इसका एक प्राथमिक उपचार ORS घोल लेना है। इसको रिहाइड्रेशन मतलब रिहाइड्रेशन थेरेपी मतलब कहने का अर्थ है कि हमारे बॉडी में जो वाटर की मात्रा लॉस हो गई, वाटर की मात्रा निकल गई, उस वाटर की मात्रा को फिर से हमारे बॉडी में लाने का प्रयास किया जाता है और ताकि वह जर्म्स जो है, वह बैक्टीरियल जो है विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया जो जर्म्स है वह समाप्त हो जाए, वह मर जाए, तो वह ताकत शरीर में आ जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो ORS घोल आप लोग समझते होइएगा, ORS घोल। और ORS घोल जो होता है यह इसका प्रयोग किया जाता है। ORS घोल के अलावा नींबू पानी का भी प्रयोग किया जाता है और काफ़ी यदि डिहाइड्रेशन हो जाता है तो इसको TLC, आप लोग TLC, और ये TLC क्या होता है और इसको कहते हैं ट्रॉपिकल लाइम क्लोराइड, ट्रॉपिकल लाइम क्लोराइड या ट्रॉपिकल क्लोराइड ऑफ लाइम, तो TCL भी कहते हैं, TCL ट्रॉपिकल क्लोराइड ऑफ लाइम, ट्रॉपिकल क्लोराइड ऑफ लाइम, ट्रॉपिकल क्लोराइड ऑफ लाइम TCL। और यदि LC कह देते यहाँ तो ट्रॉपिकल लाइम क्लोराइड, तो ये TCL ट्रॉपिकल क्लोराइड ऑफ लाइम, ये इसका फॉर्मूला होता है। यदि फॉर्मूला की बात करें COCl2। अब इसमें देखिए कैल्शियम भी है, कैल्शियम भी है, ऑक्सीजन का भी ऑक्सीजन भी है और Cl2 क्लोरीन भी है। तो मतलब जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उसको क्लोरीन की कमी के लिए नींबू पानी का भी प्रयोग करते हैं और वह नींबू पानी का भी प्रयोग करते हैं प्रिवेंशन के लिए, तो वही TCL का प्रयोग किया जाता है। TCL का प्रयोग जब होता है तो ये बैक्टीरिया का जर्म्स कंप्लीटली खत्म हो जाता है और बैक्टीरिया का जर्म्स यदि खत्म हो जाता है जिसके कारण वह पुनः ठीक हो जाता है। नहीं तो IV प्रिवेंशन, IV डायग्नोसिस, इंट्रावेनस वेन में पानी चढ़ा दिया जाता है, डायरेक्ट पानी चढ़ा दिया जाता है ताकि कोलरा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो ये कोलरा के बारे में हम लोग देखें कि कोलरा एक बीमारी है और हाइजा या महामारी बीमारी के रूप में भी यह काम करता है कोलरा हाइजा, और ये उस एरिया में सबसे ज़्यादा होता है जहाँ पानी लगा हुआ रहता है। अब मान लीजिए कि कुसाहा बांध टूटी थी 2008 में, 17 अगस्त 2008 ईस्वी में, वहाँ जिस इलाके में वह पानी लगा हुआ रह गया, वहाँ का पानी दूषित हो गया, कंटामिनेटेड हो गया, वहाँ से वह रोग फैलने का काम किया और वहाँ हाइजा होने लगा था। तो ये हाइजा का बीमारी जो होता है जहाँ पानी ड्रेनिंग वाटर जहाँ लगा हुआ रहता है, जहाँ पानी लगा हुआ रहता है, रुका हुआ रहता है, वहाँ यह सबसे ज़्यादा होने का काम करता है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये था हाइजा के बारे में। इसको हाइजा को माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है, उसी से पता लगाया जाता है हाइजा के बारे में कि हाइजा बीमारी है या नहीं है, और कभी कभी डिहाइड्रेशन हो जाता है काफ़ी तेज़ी से। अब आइए एक अगला बीमारी को लेते हैं, बहुत यह खतरनाक बीमारी जिसको कहते हैं वुफिंग कफ। वुफिंग कफ, ये वुफिंग कफ को ही पर्ट्यूसिस कहते हैं। आपको पर्ट्यूसिस, ये हम लोग जनरली होता क्या है, कॉमन कोल्ड की बात करेंगे बाद में, हम लोग करते हैं बात। कॉमन कोल्ड में होता क्या है 3 to 7 डेज में ये समाप्त हो जाता है। सर्दी खांसी कफ बुखार वगैरह सब रहता है लेकिन समाप्त हो जाता है। लेकिन ये कब तक का है कफ, 100 डेज कफ है, 100 दिन तक कफ रहता है और 100 दिन तक यह कफ शरीर में बना हुआ रहता है। अब सोच सकते हैं, अब 100 दिन तक कफ यदि शरीर में बना हुआ रहेगा तो शरीर की हालत क्या होगी। और ये वुफिंग कफ पर्ट्यूसिस जो है, अब इस ये होता किसके द्वारा है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया के कारण, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। और ये इसका आईपी के बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं, 10 to 60 डेज, यह 10 to 16 डेज, यह इसका क्या है, आईपी है, इंक्यूबेशन पीरियड है 10 to 16 डेज। अब आइए वुफिंग कफ जो होता है, यह वुफिंग कफ का लक्षण क्या होता है इसके बारे में हम लोग जरा सा देखते हैं। लक्षण इसका क्या होता है, इसका लक्षण जो होता है, जब भी हम लोग देखते हैं इसका लक्षण की बात करते हैं कि लक्षण होता क्या है वुफिंग कफ का, तो सबसे पहले इसका तो नाम ही है कफ। यह कफ का काफी मात्रा में बॉडी में बैठ जाता है और रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। और रात में कफ जो होता है, रात में वह कफ घरघराहट खांसी लाता है
और देखिएगा जब कोई व्यक्ति को कूफिंग कब रहता है, जब रात में सोता है, गहरी नींद में सोता है, वह मुंह खोल के जब सांस लेता है तो घरघराहट वाली कफ की आवाज़ आती है, उसको कहते हैं उफिंग साउंड, उफ साउंड, मतलब वह घरघराहट वाली खांसी लाता है, हल्का बुखार रहता है और ये इसका लक्षण रहता है उफिंग कफ का, और काफ़ी दिनों तक ये चलते रहता है। यह अब ये कफ जो होता है, जिस समय में कफ होता है, कफ के समय, ड्यूरिंग द कफ के समय में इसका टॉयलेट जो होता है, पेशेंट का टॉयलेट, वह रेड कलर का हो जाता है, और वह रेड कलर का होता है, और वह टॉयलेट जो रेड कलर का हो जाता है तो उस समय में उसमें बैक्टीरिया की संख्या, इस बॉर्टिटुला परटुसिस की संख्या काफ़ी अधिक होती है, काफ़ी अधिक हो जाती है उसमें बॉर्टिटुला परटुसिस की संख्या। अब आपको उफिंग कफ जो होता है, यह होता किसमें? यंग चिल्ड्रेन में होता है। ये बहुत छोटे बच्चे में नहीं होता है, यंग चिल्ड्रेन में होने का काम करता है। और यंग चिल्ड्रेन में जो होता है, यह कफ की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, उसके लंग्स में, फेफड़ा में काफ़ी बैठ जाती है, जिसके कारण यह बॉर्डुला परटुसिस की संख्या काफ़ी अधिक हो जाती है और ये जर्म्स काफ़ी दिनों तक रहता है। इसको कहते हैं हम लोग उफिंग परटुसिस। इसी के लिए आपको याद होगा, एक वैक्सीन के बारे में हम पहले भी बताए हुए थे, प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं हम लोग, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, और एक बताए हुए थे हम आपको DPT, याद होगा ये DPT, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटेनी, टिटनस। ये पर्टुसिस, पी जो है लिखा हुआ पर्टुसिस, यही है पर्टुसिस। अब आप समझ गए होइएगा पर्टुसिस बीमारी क्या है। उफिंग कफ, बॉर्टिटुला परटुसिस के कारण होने वाला यह कफ जो 100 डेज का कफ होता है। अब परटुसिस में ये जो इसी को दिया जाता है, टीका दिया जाता है। जिस दिन जन्म हुआ, बच्चों के जन्म जिस दिन हुआ, जन्म के 3 से 4 मंथ के अंदर, जन्म से 3 से 4 मंथ के अंदर, 3 to 4 months, जन्म से, फ्रॉम द बर्थ डेट से 3 से 4 मंथ के अंदर DPT की टीका दी जाती है। और वह किसके लिए? उफिंग कफ के लिए भी, परटुसिस के लिए टीका दिया जाता है। और ये रहा आपका प्रिवेंशन उफिंग कफ के बारे में, परटुसिस के बारे में। और सब जानकारी आपको, इससे ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा इससे ज़्यादा जानकारी? तो आप लोग जब डॉक्टर बनेंगे तब ये जानकारी और ज़्यादा मिलेगा। अब आइए हम लोग देखते हैं टेटनस के बारे में। टिटनस, और ये टिटनस जो होता है, इसको लॉक जॉ बोलते हैं। इस टिटनस को लॉक जॉ, टिटनस नाम सुने होइएगा, फेमस नाम है टिटनस। और लोग कहते हैं टिटनस बीमारी हो गया, और ये किसके कारण से? आयरन बैक्टीरिया के चुभने के कारण से, आयरन बैक्टीरिया के प्रवेश करने के कारण से। आयरन बैक्टीरिया रहता कहाँ है? जो धातु होता है, जो लोहे की बनी हुई रहती है, उस पर जंग लगा हुआ रहता है, वही जब चुभता है तो ये बैक्टीरिया शरीर में डायरेक्ट प्रवेश कर जाता है। इसलिए हम लोग करते क्या है, टेटनस का सुई लेते हैं। और टेटनस, ये बात सभी आदमी जानते हैं कि टेटनस का सुई लिया जाता है जब कोई भी धातु, जंग लगा हुआ धातु यदि चुभ जाता है तो टेटनस की सुई ली जाती है। ये लॉक जॉ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जस्ट अभी देख रहे हैं। लॉक जॉ होता क्या है, इसके बारे में जस्ट देखेंगे। ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया के कारण होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया के कारण होता है। और ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया, यह रहता कहाँ है? जो बात अभी हम जस्ट बताए कि धातु में यह पड़ा हुआ रहता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया जो लग जाता है। अब आइए इसकी बात करते हैं। टेटनस की सुई भी ली जाती है, और टेटनस की सुई जो ली जाती है तो हुआ प्रिवेंशन की बात करते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें हम लोग, आईपी की बात करते हैं, 4 days to 3 weeks, 4 days to 3 weeks इसका लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम लोग करते क्या है, टेटनस का जो सुई लेते हैं, वह टेटनस का सुई जो लेते हैं वह कितने देर में लेते हैं? 24 घंटा के अंदर ही हम लोग सुई ले लेने का काम करते हैं, ताकि ये बैक्टीरिया 24 घंटा के अंदर ही शरीर में खत्म हो जाए। और आईपी 4 days to 3 weeks, इतने दिन तक इंक्यूबेशन पीरियड है इसका। 3 सप्ताह के अंदर भी यह दिखने लगेगा लक्षण। ये है खतरनाक बीमारी, सबसे खतरनाक बीमारी है यह। अब आइए इसमें होता क्या है, टिटनस में होता क्या है, इसकी बात करते हैं। ये जो टिटेनी बैक्टीरिया है, ये टिटेनी बैक्टीरिया एक जगह और रहता है। कहाँ रहता है टिटेनी बैक्टीरिया? घोड़ा में और अन्य जानवर में। ये टिटेनी बैक्टीरिया उसके स्टमक में, उसके आंत में उपस्थित रहता है, उसके पेट में उपस्थित रहता है ये टिटेनी बैक्टीरिया। और घोड़ा में, अन्य जानवर में वह उपस्थित रहता है, लेकिन उसको कोई हानि
नहीं पहुंचाता, उसको कोई हानि नहीं पहुंचाता है। और कहाँ बताएं हम आपको कि मतलब जंग लगे हुए धातु में। अब आइए टिटेनिक बैक्टीरिया में होता क्या है, सिम्टम्स देखते हैं। इसमें चिड़चिड़ापन रहता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है और ठंड लगता है, ठंडा रहता है। और होता क्या है फेस में यह जैसे ही आपको यूं कहे पहले कि नेक के मसल्स में कॉन्स्ट्रक्शन हो जाता है, वह मतलब खिंचाव हो जाता है। नेक में जैसे ही खिंचाव हो जाता है तो चबाने में वह जो चबाते हैं उसमें दिक्कत होती है, क्योंकि जब नेक का यह मसल्स खिंचा चला जाएगा तो ये चबाने में, किसी भी चीज़ को मुंह में जब लेंगे तो उसको चबाने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। इसलिए यह होता क्या है, तो इस टिटेनस बैक्टीरिया में एक चीज़ और, फेस का जो होता है, फेस के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी, ये मसल्स में काफ़ी तेज़ी से कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जिसके कारण जबड़ा जो जहाँ रहता है उसी जगह रह जाता है। जबड़ा नीचे यदि रहता है तो नीचे ही रह जाता है, ऊपर यदि रहता है तो ऊपर ही रह जाता है। इसलिए इसको हम लोग कहते क्या है, लॉक जॉ। इसीलिए कहते हैं लॉक जॉ, मतलब जबड़ा जो हुआ, जबड़ा वह कैसा हो गया, लॉक हो गया। और यह टिटेनस बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा हानि यही होता है। आप लोग देखिएगा टिटेनस बैक्टीरिया में कि टिटेनस की सुई ली जाती है जब चुभ जाता है यह तब, और एक समय और सुई ली जाती है, टिटेनस की सुई ली जाती है प्रेगनेंसी पीरियड में। और प्रेगनेंसी पीरियड में यह सुई ली जाती है, फीमेल प्रेगनेंसी पीरियड में जब पहुंचती है तो उस समय में टिटेनस की सुई ली जाती है। कब ली जाती है, तो ये 27 सप्ताह और 36 सप्ताह से पहले एक बार टिटेनस की सुई वह दिया जाता है फीमेल को, और वह फीमेल को दिया जाता है। बच्चे में टिटेनस की सुई या जो डीपीटी अभी हम जस्ट बता रहे थे, डीपीटी, यह बच्चे में जन्म के बाद भी सुई दी जाती है, लेकिन प्रेग्नेंट फीमेल को वह 27 सप्ताह 27 से 36 सप्ताह के अंदर, 27 to 36 सप्ताह के अंदर यह सुई दी जाती है। टिटेनस की सुई, टिटेनिक सुई दी जाती है। यह टिटेनस एक फेटल डिजीज भी है। फेटल डिजीज कहने का अर्थ क्या है, इसकी बात करते हैं। फेटल डिजीज कहने का अर्थ क्या है कि यह फेटल डिजीज जो होता है, मतलब जब बच्चे को जन्म से पहले ही रोग हो जाता है, मतलब मदर के यूट्रस में ही रह रोग हो जाता है, उसको हम लोग फेटल डिजीज बोलते हैं। इससे पेशेंट मतलब बच्चों की मौत भी हो सकती है। इसलिए यह फेटल डिजीज और खतरनाक हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर करते क्या है कि प्रेग्नेंट फीमेल को एडवाइस करते हैं कि 27 से 36 सप्ताह के अंदर टिटेनस की सुई ली जाती है। यही टिटेनस की सुई ली जाती है जो टिटेनस की सुई हम लोग आमतौर पर लेते हैं, यही सुई दी जाती है। अब ये फेटल डिजीज समझ गए होइएगा कि बच्चे की मौत जब मतलब यूट्रस में ही हो जाता है तो उसको फेटल मतलब डेथ कहते हैं, और यदि रोग हो जाता है तो उसको फेटल डिजीज बोलते हैं। बच्चों को बाद में भी यह दिया जाता है। समझ गए होइएगा कि टेटनस ये है क्या, एक खतरनाक बीमारी है टेटनस। इसलिए टेटनस से हम लोग सावधानी पूर्वक ही काम करते हैं, और जब भी होता है तो टेटनस की सुई ले ली जाती है, और टेटनस की सुई जो ली जाती है वह टेटनस की सुई ले ली जाती है। अब आइए, इसके लिए प्रिवेंशन के लिए हम अभी जस्ट बताए थे डीपीटी टीका दी जाती है। डीपीटी, डिप्थेरिया पर्टुसिस टिटेनी। अब आपको डीपीटी तो इतना बार आ गया है कि आपको याद भी हो गया होगा डीपीटी कि डिप्थेरिया पर्टुसिस टिटेनी, 3 रोग में एक ही दवाई काम करने वाला डीपीटी डोज। तो ये टेटनस की सुई ली जाती है और टिटेनी की सुई ली जाती है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये तो था आपको कौन चीज, या टेटनस। अब आइए 10वां हम लोग देखते हैं लेप्रोसी। अब आइए हम लोग देखते हैं लेप्रोसी। लेप्रोसी क्या होता है, या हैंसेन डिजीज। लेप्रोसी इसको क्या कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग। आप लोग जानते होइएगा इसके बारे में, कुष्ठ रोग। ये लेप्रोसी कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है। अब ये लेप्रोसी कुष्ठ रोग ऐसा होता है जो आप सभी आदमी जानते हैं। लेप्रोसी क्या होता है, कुष्ठ रोग क्या होता है, सभी आदमी जानने का काम कर रहे हैं, जो कि हर एक जगह देखा जाता है। आप लोग ये भी सुने होइएगा कि गांव देहात में कहा जाता है कोर फुटा जुअन पिटा, तो ये सब आप लोग देखे होइएगा। कोर फुटा मतलब कोर फुट जाना मतलब कुष्ठ रोग हो जाना। तो अब ये किसी के कहने से तो ऐसा होगा नहीं, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। अब देखते हैं बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया इसमें काम करता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, इसके कारण कुष्ठ रोग होता है। और ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री कुष्ठ रोग होता है, और ये
इसका डिस्कवर करने, इसका नाम एक देखिए, दूसरा नाम भी है हैंसेन डिजीज। इसका हैंसेन डिजीज क्यों कहते हैं? हैंसेन साहब ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम है हैंसेन डिजीज। हैंसेन साहब ने इसको खोजा था, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग कौन सा डिजीज? हैंसेन्स डिजीज। अब ये हैंसेन्स डिजीज जो होता है लेप्रोसी, ये 2 to 5 ईयर्स, अब देखिए कितने ये बैक्टीरिया कितने दिन तक शरीर के अंदर पड़ा हुआ रहता है और फिर अपना लक्षण दिखाता है। 2 से 5 ईयर्स, इसको जब इन्फेक्टेड होता है कोई भी पर्सन तो 4 से 5 साल लग जाता है उसमें यह मतलब लक्षण दिखाई देने में। 4 से 5 साल के अंदर उसमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है कुष्ठ रोग के समय में। और किसी कभी कभी तो ऐसा भी होता है जब इन्फेक्टेड पर्सन को या मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से जब हेल्दी पर्सन में पहुंचता है तो हेल्दी पर्सन में यह 30 वर्ष तक के बाद लक्षण दिखाई देता है। सबसे ज्यादा इंक्यूबेशन पीरियड, यह कुष्ठ रोग का सबसे ज्यादा इंक्यूबेशन पीरियड है। कितना? 4 to 5 ईयर्स, 2 to 5 ईयर्स ये इसका है, तो इसके बीच में लक्षण दिखाई देता है। और ये 30 वर्ष के कभी कभी 30 वर्ष के बाद भी लक्षण दिखाई देता है। लेप्रोसी कुष्ठ रोग सबसे यह खतरनाक बीमारी, हमारे समाज में इसको छुआछूत बीमारी भी बोलते हैं हमारे समाज में, और कुष्ठ रोग से परहेज भी किया जाता है। लोग उसके नज़दीक नहीं जाते हैं या लोग उसे मतलब एक घृणा भाव से देखते हैं कुष्ठ रोगी को। तो ये लेप्रोसी हुआ। अब आइए इस लेप्रोसी की बात करते हैं, इसमें होता क्या है, लक्षण क्या होता है, इसकी बात करते हैं। लेप्रोसी रोग जो होता है यह खाने पीने लंबे समय तक, यदि इन्फेक्टेड पर्सन के साथ लंबे समय तक यदि वह सोया जाता है या उसके संपर्क में रहा जाता है तो उसको यह बीमारी होने का चांस रहता है, मतलब हेल्दी पर्सन में भी यह पहुंचने का चांस रहता है कुष्ठ रोग। आप लोग देखिएगा फिंगर पर दाग हो जाता है, इस फिंगर पर दाग रहता है, टूज पर, पैर की उंगलियों में, ये 2 जगह तो निश्चित रूप से दाग करता है, एक फिंगर पर, हैंड फिंगर हाथ की उंगली पर, और टूज पर और पैर की उंगली पर। यह काम क्या करता है, वहां देखिएगा सफेद दाग हो जाता है और बिल्कुल लगता है कलर हल्का हो जाता है, बिल्कुल वह लगता है कि यह पूरा स्पष्ट दिखाई देता है कि यह रोग है, और पूरा यह स्किन हल्का हो जाता है, पूरा हट जाता है, तो उसको शरीर पर दाग हो जाता है। और जहां शरीर पर दाग होता है वहां होता क्या है, नर्वस सिस्टम भी प्रभावित हो जाता है। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के प्रभावित होने के कारण ऑक्सीजन की कमी उस जगह होने लगती है। जिस स्थान पर वह कुष्ठ रोग है वहां ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसके कारण संवेदनशीलता वहां का खत्म हो जाता है। जहां मान लीजिए कि इस हाथ पर लगा या यहाँ है कुष्ठ रोग हुआ कहीं भी, तो उस अंग का प्रभावित अंग जो है उसका, उस प्रभावित अंग का वह संवेदनशीलता सेंस वह खत्म हो जाता है। तो जैसे ही संवेदनशीलता खत्म हो जाती है कुछ दिनों के बाद वही अफेक्टेड ऑर्गन्स वह होता क्या है, हार्ड हो जाता है, हार्ड कठोर हो जाता है, सेंस ऑर्गन तो समाप्ति हो गया। कभी कभी होता क्या है, यदि उस स्थान पर चोट लग गई या इन्फेक्शन हो गया ज्यादातर, तो वहां अल्सर हो जाएगा, वहां अल्सर हो जाता है। तो रोग ये खतरनाक तो है ही। क्यों खतरनाक है यह रोग? तो यह आपको इन्फेक्टेड पर्सन से यह हर एक जगह अल्सर उत्पन्न कर रहा है, जहां यह है सेंस ऑर्गन समाप्त कर रहा है, सेंसेशन ही समाप्त कर रहा है, अफेक्टेड ऑर्गन का, प्रभावित अंग का सेंसेशन ही समाप्त कर रहा है। तो ये खतरनाक रोग तो जरूर है, और ये व्यवसाय, ये छुआछूत बीमारी भी है। अब ये लेप्रोसी का जो होता है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में पहुंचता कैसे है, इसकी भी बात करते हैं। लेप्रोसी जो होता है, कुष्ठ रोग जो होता है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो पहुंचता है, छींकने, खांसने, थूकने के ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा यह पहुंचता है यह। इसीलिए कुष्ठ रोगी के संपर्क में यह थूकने, छींकने, खांसने, और वह उसमें ज़्यादा जर्म्स की संख्या रहती है और वह ट्रांसमिटेड हो जाता है, एक पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिटेड हो जाता है। तो इनडायरेक्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है। लक्षण कब दिखाई देता है? 4 to 5 ईयर्स के बाद या काफ़ी लंबे समय के बाद लक्षण दिखाई देता है, तत्कालिक या लक्षण दिखाई नहीं देता है। तो कुष्ठ रोग का इलाज है, कुष्ठ रोग का इलाज तो है बैक्टीरियम, ये माइकोबैक्टीरियम लिपरी को तो मारा जा सकता है, लेकिन काफ़ी लंबे समय लगता है, इसमें जल्दी यह ठीक होने वाला बीमारी नहीं है कुष्ठ रोग, और ज़्यादा काफ़ी लंबे समय ले लेता है। अब ये हम आज जो आपको बताए हैं क्लास में, जो आज बताए हैं हम लेप्रोसी, ये 10 बीमारी हम आपको बताए हैं किसके द्वारा? बैक्टीरिया से होने वाला रोग के द्वारा। अभी बैक्टीरिया से होने वाला रोग समाप्त नहीं होगा, रावण जैसे धैर्य रखिए, फिर हम आपको देखते हैं। अभी ये आपको 10 रोग बताए हैं, लेकिन जब आप एनसीईआरटी बुक उल्टाइएगा तो एनसीईआरटी बुक में आपको जो मिलेगा, एनसीईआरटी बुक में
वह एनसीईआरटी बुक में इससे पहले भी हम आपको बताए हुए हैं कि आपको जो रोग पढ़ने के लिए जो है, जो रोग है उसकी बात करते हैं। कौन कौन सा रोग आपको ये पढ़ने के लिए है? तो सबसे पहले तो टाइफाइड था, टाइफाइड रोग था, और ये न्यूमोनिया रोग था। टाइफाइड था साल्मोनेला टाइफी के द्वारा, न्यूमोनिया रोग था। ये 2 रोग आपको एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। बाद बाकी जो रोग है वह डिसेंट्री बैक्टीरिया, डिसेंट्री प्लेग डिप्थेरिया, डिसेंट्री प्लेग डिप्थेरिया 3 ये हुआ, न्यूमोनिया 4 और टाइफाइड 5। ये 5 रोग एनसीईआरटी के द्वारा ये पढ़ना है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ डिसेंट्री और प्लेग डिप्थेरिया में क्या क्या, ये सिर्फ लिख करके छोड़ दिया है, इसको भी पढ़ना है, इससे भी क्वेश्चन आता है। लेकिन और सब जो रोग आपकी जानकारी के लिए हम बताए हैं, 5 एक्स्ट्रा रोग बताए हैं। अब इसी चैप्टर में आप 4th चैप्टर में जब प्रवेश करेंगे, 4था चैप्टर में जब जाएंगे, तो 4था चैप्टर का 2 बीमारी है जिसको हमको यहाँ बताना है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग। 4था चैप्टर का भी है, वो 4था चैप्टर में दिया हुआ है आपको। वहाँ से हमको बताना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बाय बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया के द्वारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, यह रोग जो होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, वह कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, दोनों को समझिए। हम कह रहे हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडीएस किसके द्वारा? काउज्ड बाय बैक्टीरिया, काउज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला, होने वाला एसटीडीएस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये बैक्टीरिया के द्वारा। क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा, यहाँ आपको इंटरमीडिएट में भी पूछा जाता है, मेडिकल में पूछा जाता है। और यही एसटीडीएस काउज्ड बाय वायरस, काउज्ड बाय वायरस, विषाणु के द्वारा होने वाला एसटीडीएस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, फेमस रोग है यह एड्स, जानते होइएगा आप लोग। एड्स बीमारी जो होता है वह किसके द्वारा है? वायरस के द्वारा होता है, लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। खाने पीने, एक साथ खाने पीने से यह नहीं फैलता है, सेक्सुअली यदि रिलेशन बनाया जाता है तब यह एसटीडीएस, सेक्सुअली रिलेशन के बनाने के बाद ही यह एड्स फैलता है। उसी तरह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वह काउज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाला एसटीडीएस। तो दोनों में अंतर है। आपको 4था चैप्टर में क्या है? 4था चैप्टर में आपको एसटीडीएस दिया हुआ है, किसके द्वारा? काउज्ड बाय बैक्टीरिया के द्वारा। और एसटीडीएस जो है, इस चैप्टर की बात करते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करते हैं, तो ये जो एसटीडीएस दिया हुआ है वह किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। तो हम लोग इस दोनों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एसटीडीएस अब हम लोग शुरुआत करेंगे किसके द्वारा? कि बैक्टीरिया से होने वाला एसटीडीएस रोग। हम लोग अगले क्लास में इसको देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगले क्लास में फिर मिलते हैं।